School of Magic Season 2, Episode 57, title The Wild Formation of the White Sand दानव, सफेद दानव जानवर। रेत से जोर की आवाजें आ रही थी जो शांत शाम में मौत के ढोल की तरह महसूस हो रही थी। सफेद रेत हवा में बह गई। सफेद रेत की नदी में लुढ़कते अनगिनत राक्षस की तरह इतनी ऊंचाई तक कि आसमान से ढक सके। एक भयावह ठंडा औरा पूरे स्थान पर फैल गया। जैसे ही सफेद रेत के राक्षस सफेद रेत से ऊपर उठे, नर्क के महलों से शैतानों की तरह जमीन से बाहर निकल आए। वे प्रत्येक अपने हाथों में 3 मीटर लंबी विशाल रेत तलवार पकड़े हुए थे। रेत के उनके शरीर कमजोर या कमजोर नहीं दिखते थे, और जैसे जैसे रेत एक साथ इकट्ठी हुई थी, ऐसा लग रहा था कि वे मजबूत कवच प्लेटों में लिपटे हुए हैं। उनकी आंखें खतरे से भर गई। जिस चीज से वे सबसे ज्यादा नफरत करते थे वह थी उनकी नींद, अन्य जीवित चीजों से परेशान होना। रक्त रंजित आंखें, गड़गड़ाहट की दहाड़। मैजिशियनों को लगा जैसे गगनभेदी शोर में उनके सिर में कुछ विस्फोट हो रहा था, लेकिन इससे पहले कि उनके दिल डर से अभिभूत हो जाते, अनगिनत सफेद रेत के राक्षसों ने उनकी दृष्टि भर दी। एक बार जब ये मौलिक जानवर शत्रुतापूर्ण हो गए तो वे मांस और हड्डी के दानव जानवरों की तुलना में बहुत अधिक डरावने थे, क्योंकि वे काफी लापरवाह थे। रेत के ज्वार एक साथ फूट पड़े। हवा में बहती महीन रेत ने मैजिशियनों को यह जानने से रोक दिया कि दूसरे कैसे है, ठीक है, नहीं है, दूसरा दल कैसा है। जैसा कि उन्होंने उस योजना को याद किया जिस पर वे सहमत हुए थे, और यह तथ्य कि कोई भी विफलता दूसरों को भी खतरे में डाल देगी। सभी ने तुरंत अपनी भूमिकाओं को गंभीरता से लिया। बकवास! आहन को सबसे अधिक सफेद रेत वाले राक्षसों द्वारा निशाना बनाया गया। चुटकी चिल्लाई, जो सबके बीच में सबसे सुरक्षित जगह पर थी। आदर्श रूप से उनकी योजना के अनुसार उन्होंने यह मान लिया था कि जब वे अलग होंगे तो सफेद रेत की राक्षसों की संख्या सभी की स्थिति में समान रूप से वितरित हो जाएगी। सच तो यह था कि ये सफेद रेत के राक्षस रोबोट नहीं थे। इस प्रकार उन्होंने केवल उस चीज का पालन नहीं किया जो लोगों के दल ने सोची थी। यह स्पष्ट था कि आहन के क्षेत्र में सफेद रेत के राक्षसों की संख्या सबसे अधिक थी, और वे सभी आदर्श या समीर को लक्षित करने के बजाय आहन की स्थिति की ओर एकत्रित हो रहे थे। मुझे लगता है कि यह किसी की नैतिक गुणवत्ता का प्रतिबिंब है, आहन के आदर्श के दिमाग में आया। हालांकि आदर्श जानता था कि अब उस लड़के का उपहास करने का समय नहीं था। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आहन उनमें से सबसे कमजोर था। उसे अपना बोझ कम करने का तरीका खोजना था, अन्यथा प्ले बॉय बस कुछ मिनटों की ही जिंदगी जी लेगा। लाइन के बाद लाइन ये सफेद रेत राक्षस बिल्कुल कुछ ट्रेंड सैनिकों की तरह लग रहे थे और हमेशा एक व्यवस्थित फॉर्मेशन में दिखाई देंगे। प्राणियों को पंक्तियों में इतनी अच्छी तरह से संरेखित किया गया कि वे दीवारों की बहुत अधिक परतें लग रही थी। एक बार जब उन्होंने अपने तलवारों से हमला किया तो उनके लक्ष्य को चकमा देने के लिए पर्याप्त जगह नहीं होगी। यह एकदम सही बॉडी क्रशिंग सैबर फॉर्मेशन की तरह था। आहन ने अपने आसपास के सफेद रेत राक्षसों को देखा। जैसा कि उनकी दृष्टि अवरुद्ध थी, उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह सबसे खराब स्थिति में है। उसने पहले वाटर बैरियर डालकर शांत रहने की कोशिश की, जिससे उसके शरीर के चारों ओर पानी की एक परत बन गई। वाटर बैरियर एक बहुत ही प्रभावी डिफेंस पिल था। इसके 3rd लेवल सर्कुलेशन से अद्वितीय प्रभाव ने मैजिशियनों को अपने चारों ओर उसी डिफेंस मैजिक की परतों को ढेर करना जारी रखने की अनुमति दी। आहन ने उस पर वाटर बैरियर की 3 परतें डाल दी। जब वह सफेद रेत राक्षस प्रकट हुए थे, 3 परतें उसकी सीमा थी, जबकि वाटर एलिमेंट के बेहतर नियंत्रण वाले लोग 4 या 5 परतें भी डाल सकते थे। अधिकांश समय उन्हें वाटर एलिमेंट मैजिक उपकरण पर भरोसा करने की आवश्यकता होगी। वाटर बैरियर की 3 परतें आहन को सफेद रेत राक्षसों के हमले से बचाने के लिए सर्कुलेशन पर्याप्त था। हालांकि आहन ने
सफेद रेत राक्षसों की ताकत और संख्या को कम करके आगा था। जब उसके ऊपर मंडराहरे बालू के तलवार नीचे गिरे तो उसका वाटर बैरियर तुरंत बूंदों में बदल गया। आहन का चेहरा पीला पड़ गया। सौभाग्य से वह पहले से ही एक और स्टार पैटर्न बना रहा था। आहन के फंडामेंटल काफी ठोस थे। यदि वह हंटर्स के पिछले समूह की तरह होता जिनके स्टार पैटर्न घबराए जाने पर बाधित हो जाते थे, तो हमलों की दूसरी लहर आसानी से उन्हें मास के एक कीमे में बदल देंगी। लाइट प्रोटेक्शन स्क्रेड शील्ड। आहन ने लाइट संरक्षण के दूसरे स्तर को लाइट संरक्षण के रूप में नहीं डाला, बल्कि एक प्राचीन एक ही दिशा से आने वाले हमलों के खिलाफ बचाव के लिए अधिक उपयुक्त था। इस बीच भले ही लाइट प्रोटेक्शन स्क्रेड शील्ड लाइट प्रोटेक्शन रैम्पट से कमजोर था, लेकिन यह उसके पूरे शरीर की रक्षा करने में सक्षम था। पवित्र प्रकाश ने थोड़ी सी गर्मी पैदा की, क्योंकि यह पूरी तरह से आहन की आकृति के चारों ओर लिपटा हुआ था, जिसने लाइट डिफेंस इक्विपमेंट के पीछे छिपने के बाद राहत की सांस ली। अंततः उसे सफेद रेत के राक्षसों के बीच से अंतराल के माध्यम से एहसास हुआ कि उसके आसपास की संख्या बेशुमार थी। जब वे अकेले थे तो ये सफेद रेत के राक्षस मजबूत नहीं थे, फिर भी वे प्राचीन काल में योद्धाओं द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली झड़पों में युद्ध के स्वरूप को जानते थे, जिसमें उनके हमलों को अंजाम देना भी शामिल था। नतीजन अपने रेत कृपाणों के साथ रेत तलवारों के साथ हैकिंग के बाद सफेद रेत राक्षस जो धीरे धीरे अपने हथियारों में सुधार कर रहे थे, उनके पीछे लोगों के साथ स्थिति बदल गई जो हमला करने को तैयार थे। आहन क्षेत्र लगातार 3 हमलों की लहरें प्राप्त करने के बाद तुरंत एक विशाल गड्ढे में बदल गया था। आहन जिस क्षेत्र में खड़ा था, जबकि आहन जो अपने बचाव के साथ अपनी जमीन पर टिके हुए थे, लगभग रेत में ढके हुए थे। हेल्प हेल्प! संचार उपकरण में आहन चिल्लाया। उसका परिवेश धमाकों से ढका हुआ था। उसकी आवाज बस बहुत दूर तक नहीं पहुंची। बाकी सभी लोग भी उसी जोरदार धमाकों में घिरे हुए थे, जिसमें या तो लुढ़कते रेत के झोंके शामिल थे, रेत के तलवारों के विस्फोटकों के वार, या सफेद रेत के राक्षसों की गगनभेदी गर्जना। आहन की वर्तमान स्थिति के बारे में जानने वाले केवल चुटकी और राधा थे, जो लड़ाई के ज्वार की निगरानी कर रहे थे। राधा जमीन पर खड़ी थी। उसकी आंखें आहन की दिशा में टिकी थी। वह कुछ सफेद रेत राक्षसों को शांत करने में मदद करने के लिए अपने स्पेल को उसकी ओर फैलाने के बारे में सोच रही थी। ऐसा मत करो। ट्रिगर किए गए सफेद रेत राक्षसों को शांत करना मुश्किल है। अगर हम अभी आपकी ऊर्जा का उपयोग करना शुरू कर दे तो आगे का रास्ता और अधिक परेशानी भरा होगा। चुटकी ने जल्दी से दयालु राधा को रोक दिया। राधा ने अपने गुलाबी होठों को काटा और आहन के बारे में चिंतित हुए बिना नहीं रह सकी। चिंता मत करो, वह इतनी आसानी से नहीं मरेगा, चुटकी ने कहा। राधा ने चुटकी पर विश्वास करने के लिए सिर हिलाया। उसने अवचेतन रूप से आदर्श की ओर देखा। वह अवचेतन रूप से आदर्श के बारे में चिंतित थी और लगभग दूसरी प्रकृति बन गई थी। सौभाग्य से उसके भाई आदर्श की पोजीशन पर सफेद रेत राक्षसों की संख्या उतनी नहीं थी जितनी आहन के इलाके में थी। आहन जो वर्तमान में सफेद रेत राक्षसों से घिरा हुआ था, को पता होता कि दोनों लड़कियां क्या सोच रही है, तो उसे सफेद रेत राक्षसों के शरीर में अपना सिर पटक कर बस खुद को मारने की इच्छा होती। 4th लेवल फ्लाइंग शैडो पार्ट 1 एपिसोड 58। जैसा कि चुटकी ने भविष्यवाणी की थी, भले ही आहन सफेद रेत राक्षसों से हमलों की लहरें प्राप्त करने के बाद शुरू में थोड़ा घबरा रहे थे, लेकिन उनके डिफेंस फील्ड की स्थिति को स्थिर करने में सक्षम थे। सफेद रेत का राक्षस का विशाल आकार और बड़ी संख्या एक दूसरे को रोक रहे थे और उनके पास कोई विस्तृत हमले नहीं थे। इसके अलावा आहन जैसा एक डिफेंस मैजिशियन संभवतः अपने आसपास के सफेद रेत राक्षसों को समाप्त नहीं कर सकता था। इस प्रकार यह मायने नहीं रखता था कि उनमें से कितने सर्कल थे जो अटैक कर रहे थे। वे सिर्फ पहले और दूसरे सर्कल से थे। जब तक सफेद रेत राक्षसों हमलों की एक लहर के साथ अपने बचाव को नहीं तोड़ सकते, तब तक वह उन्हें एक निश्चित समय के लिए रोके रख सकता था।
इस बीच समीर बहुत अधिक अनुकूल स्थिति में था। तथ्य यह है कि आहान के क्षेत्र में इतने सारे सफेद रेत के राक्षस थे, इसका मतलब यह भी था कि उनके क्षेत्र में सफेद रेत के राक्षस कम थे। आहान के समान समीर के पास कोई अटैक स्पीड नहीं था जिसका वह उपयोग करता, इसलिए सफेद रेत राक्षसों को मारने की कोशिश में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय वह बस उन्हें हल्कों में घुमा रहा था। सफेद रेतीली जमीन ने समीर को अपनी इच्छा से अर्थवेव डालने की अनुमति दी। इसके अलावा उनके सोल सीड के कारण उनके अर्थ एलिमेंट स्पिल का भी विशेष प्रभाव पड़ा। सफेद रेत राक्षस बहुत तेज नहीं थे, यहाँ तक कि अपने भारी रेत के तलवारों को अकेले उठाने में पूरे 2 सेकंड उन्हें लगते, जिससे फुर्तीले समीर को प्रतिक्रिया करने के लिए बहुत समय मिल जाता। भजना भजना समीर की दिशा में भारी रेत के करीब तलवारें गिर रही थी, फिर भी उसके पीछे छूटे झोंके को ही मार सकते थे। सभी बेसिक स्पिलों में से केवल 3 अटैक स्पिल थे और समीर के पास उनमें से 2 थे। उसके ऊपर समीर ने जादुई जूतों की एक बहुत अच्छी जोड़ी पहन रखी थी। इधर उधर घूमने के इतने तरीकों के साथ वह उन कुछ मैजिशियनों में से एक था जो डीमन बिस्टों के बीच अपना रास्ता बना सकते थे। समीर ने दौड़ते समय अपनी गति बनाए रखी। जब उसने मुड़कर देखा तो अनाड़ी सफेद रेत के राक्षस 100 मीटर पीछे रह गए थे और उसकी गति से प्रसन्न होने ही वाला था कि सफेद रेत के बादल अचानक उसके आगे हवा में उड़ गए। 20 मीटर लंबी दीवारें बनाने के लिए अपने शरीर का उपयोग करते हुए 10 सफेद रेत के राक्षस जमीन से उठे। समीर ने अचानक महसूस किया कि सफेद रेत के राक्षस मूर्खतापूर्वक अपने पैरों से उसका पीछा नहीं करेंगे। वे सतह के नीचे रेत में आसानी से चल सकते थे और जल्दी से अपने गंतव्य तक पहुंच जाते थे। अन्यथा सफेद रेत राक्षसों के लिए दुश्मन की स्थिति पर जल्दी से इकट्ठा होना कैसे संभव था। समीर की दिशा में फिसलते हुए लंबे तलवारें बेतहाशा लहराई। अपने निशानों पर दुश्मनों के साथ वो अपना रास्ता बदलने का जोखिम नहीं उठा सकता था, इसलिए उसने तेजी से अपने पैरों के नीचे एक स्टार पैटर्न बनाया, रॉक बैरियर। समीर ने अपना दौड़ना बंद कर दिया, सफेद रेत राक्षसों की ओर फिसलते हुए और अपने हाथों को आगे बढ़ाया। 100 सीट से बहने वाली कीचड़ से बनी एक रॉक बैरियर दीवार जमीन से निकली। जैसे ही रॉक बैरियर समीर की रक्षा के लिए उठा, 10 रेत तलवारें जो उस पर हमला कर रहे थे मैजिक से टकरा गए। सफेद रेत राक्षस की चौंकाने वाली ताकत और रेत तलवारों के खतरनाक वार के तहत स्पिरिट ग्रेड अर्थ एलिमेंट डिफेंस बिल जल्दी ही टुकड़ों में बिखर गया। समीर का दिल धड़क उठा जब उसका बचाव चरमरा गया। एक नीला भंवर अचानक उसके पैरों के चारों ओर एक जोड़ी जूते के आकार में लिपट गया। हवा के झोंके ने समीर को उसकी सीमा तक बढ़ा दिया, उसके पीछे रेत का एक निशान खड़ा कर दिया। उसका पीछा करने वाले सफेद रेत राक्षस उसे कीमा में कुचलने की योजना बना रहे थे, लेकिन उसके आगे सफेद रेत राक्षसों की दीवार बन गई थी। जैसे ही उसके पीछे से एक यातायात दुर्घटना के समान एक जोरदार घटना हुई, समीर डर के मारे पसीने से तरबतर हो गया। सौभाग्य से वह मैजिक के जूते डालने में सक्षम था, जिसे उसने हाल ही में उपयोग करने के लिए हासिल किया था। यदि वह सफेद रेत राक्षसों द्वारा घेर लिया गया था तो वह विभिन्न प्रकार के अटैक स्पिलों के बावजूद उनके तलवारों के नीचे मर जाएगा। अपनी सांस रोकते हुए समीर ने आदर्श की दिशा में देखा कि वह क्या कर रहा है। आहान और समीर के दृष्टिकोण के विपरीत आदर्श हत्या पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। आदर्श के पास काफी अटैक स्पिल थे। सफेद रेत राक्षसों के खिलाफ लड़ाई में देरी करने की कोई जरूरत नहीं थी, यहाँ तक कि उनकी मोटी रेत की कवच प्लेटें लाइटिंग और फायर की विनाशकारी शक्ति के खिलाफ कोई मौका नहीं खड़ा कर पाई। फायर फिस्ट की पूरी शक्ति पंक्तियों में पंक्तिबद्ध राक्षस जानवरों के खिलाफ 9 हॉल प्रदर्शित किए गए थे। हर बार जब आदर्श ने मैजिक किया तो सफेद रेत के राक्षस टुकड़ों में जमीन पर गिर गए। हालांकि आदर्श को फेरी फिस्ट 9 हॉल कास्ट करने के लिए कुछ समय चाहिए था, इसलिए स्टार पैटर्न को व्यवस्थित करने के लिए पर्याप्त समय लेने के लिए उन्होंने विभिन्न स्पीलों के बीच स्विच करना पड़ा। सौभाग्य से सूर्य के अस्त होते ही लड़ाई छिड़ गई।
जिससे उसे अपना शैडो एलिमेंट का उपयोग करने की अनुमति मिली। अन्यथा इतने सारे सफेद रेत राक्षसों के साथ एक ही समय में उसे कभी भी जटिल स्टार पैटर्न को पूरा करने का मौका नहीं मिलता। ऐसा नहीं था कि आदर्श ने पहले कभी राक्षसी जानवरों से घिरे होने का अनुभव नहीं किया था। जब वो वापस अग्निगढ़ शहर में विशालकाय छिपकलियों के बीच में था तो उसने अपने चारों ओर एक लकवाग्रस्त लाइटनिंग क्षेत्र बनाने के लिए अपने 4th लेवल लाइटनिंग स्ट्राइक का उपयोग किया था। दुर्भाग्य से लाइटनिंग स्ट्राइक का पक्षाघात प्रभाव इन सफेद रेत राक्षसों के खिलाफ प्रभावी नहीं था। एलिमेंटल बीस्ट के पास मांस या खून नहीं था, इसलिए लाइटनिंग एलिमेंट द्वारा होने वाली क्षति को कुछ हद तक कम कर दिया गया था। जैसे आदर्श केवल लाइटनिंग के स्पिल का उपयोग कर रहा था ताकि उनकी कवच प्लेटों को मारने के लिए भेजा जा सके। सबसे प्रभावी एलिमेंट फायर था। भले ही केवल एक 4th लेवल फायर का विस्फोट ही सफेद रेत राक्षसों को गंभीर नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं था, यह उनकी फॉर्मेशन को संक्षिप्त रूप से बाधित करने में सक्षम था और कुछ और उन्हें टुकड़ों में विस्फोट कर देगा। हर बार जब वह एक सफेद रेत के विशालकाय जीव को मारता था तो उसके ब्लैक पेंडेंट या कहे लिटिल लोच लटकन उनकी सोल रेमनेंट को प्राप्त कर लेता था। आदर्श ने जल्दी से कम 10 सफेद रेत राक्षसों को मार डाला। ऐसा प्रतीत हुआ कि सफेद रेत के राक्षस के सोल रेमनेंट अपेक्षाकृत उच्च गुणवत्ता वाले थे। शुरू में आदर्श को एक सोल एसेंस को परीक्षित करने के लिए 30 सर्वेंट लेवल सोल रेमनेंट की आवश्यकता थी, लेकिन सफेद रेत राक्षसों के 10 सोल रेमनेंट को इकट्ठा करने के बाद काला पेंडेंट ने एक सर्वेंट लेवल सोल एसेंस का उत्पादन किया। वास्तव में आदर्श ने पहले ही शैडो एलिमेंट नेबुला में 5 स्टारों को मजबूत कर दिया था। वह ताजा अधिग्रहित सोल एसेंस के साथ दूसरों को मजबूत कर सकता है, जिसका मतलब है कि वह शैडो एलिमेंट बेसिक स्पिल फ्लाइंग शैडो को 4th टियर तक सुधारने के से केवल एक सोल एसेंस दूर था। कहा जा रहा है कि उसे एक अन्य सर्वेंट वर्क सोल एसेंस को परीक्षित करने और अपने फ्लाइंग शैडो को स्थापित करने के लिए लगभग 40 और सफेद रेत राक्षसों को मारने की आवश्यकता थी। यदि वह स्पिल को समतल कर सकता है तो यह आशा की एक झलक होगी जो इस कठिन लड़ाई के ज्वार को बदल सकती है। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।